बच्चों, हाँ आ गए तुम लोग। यही ढूंढ रहे हो ना, ये प्री बोर्ड का पेपर मिला होगा आप लोगों को। इसी का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते आ गए हमारे चैनल रेजोनेंस इंदौर पर। चलो बहुत बढ़िया, अब आए हो तो समझ के जाओ। इसमें जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल रेजोनेंस इंदौर पे, ठीक है। बच्चों, अपना पेपर जो है सीबीएसई का आने वाला है एक दो दिन में, तो फटाफट से हमने एक पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस थे और ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ये जो लेक्चर है ये है उसका सॉल्यूशन इस पेपर के। इसके जो भी सारे सवाल हैं वो हमने डाल दिए हैं हमारे इस पीपीटी में। तो हम इस सवालों के जवाब ढूंढेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलो आ जाओ, समझते हैं कैसे हैं सवाल और कैसे हैं इनके जवाब। आइए चलो, प्री बोर्ड सैंपल पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए पहला सवाल, बहुत बढ़िया, फर्स्ट सवाल आ चुका है हमारा। देखते हैं बच्चों क्या लिखा है इसमें कि जिंक पीसेस वर प्लेस्ड इन ईच ऑफ 4 टेस्ट ट्यूब। 4 टेस्ट ट्यूब दे रखी है भाई, ए बी सी डी, ठीक है। और 4 टेस्ट ट्यूब में बोला गया है कि, आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशन है जैसा कि बताया गया है। तो चेंज कलर किसमें ऑब्जर्व होगा। देखो बच्चों, जैसे ही ये सवाल आया मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात होने वाली है। बोला है कि 4 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशन डाले गए हैं और सब में मैं जिंक का पीस डाल रहा हूं, तो किसमें कलर चेंज होगा। इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमको लगेगी रिएक्टिविटी सीरीज। जिसको सीरीज याद होगी वो कर लेगा। चलो मैं लिख देता हूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका एफी पीबी पकाता है। यहां तक चाहिए अपने को बस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये वाली है आपकी फर्स्ट, ये है आपकी है। इसमें इन्होंने क्या किया है, एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन है और जिंक के पीस डाले। एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन, ये रहा एल्यूमिनियम का, और जिंक के पीस डाले। अरे भाई, जिंक तो एल्यूमिनियम के नीचे है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये वाला जो है कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। दूसरा पढ़ते हैं अपन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। देखो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और जिंक डाल रहे हो, ये क्या बात हुई भाई? जिंक की जिंक से रिएक्शन करा रहे हो, फालतू टाइम पास मत करो। तो यहां पे भी रिएक्शन नहीं होगी। अगला आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब आयरन का सॉल्यूशन है Fe का, ठीक है। और किससे रिएक्शन करा रहे हो? जिंक से। देखो Fe कहां है? Fe यहां पे है। और जिंक कहां है? उसके ऊपर। जिंक ऊपर है मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहां कलर चेंज होगा। तो ये रिएक्शन होगी। ये अपना आंसर है एक। दूसरा और देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हाइड्रोजन के नीचे आता है अपना कॉपर। अब देखो कॉपर में किसको डाल रहे हो आप? जिंक। वापस से जिंक कहां है? ऊपर, हाई रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ज्यादा, तो यहां पे भी रिएक्शन होगी। तो हमारे ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ। जिस भी ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ है वो आपके राइट आंसर है, और उसको चुन लीजिए और आगे बढ़ दीजिए। राइट आंसर थर्ड एंड फोर्थ, तो बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। समझ में आ गया? बहुत आसान जवाब, बहुत आसान सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। सवाल पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से बताओ कि किसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। बच्चों याद रखो, केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। मतलब कि उसमें क्या होता है? केमिकल चेंज होता है, नया प्रोडक्ट बनेगा, तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऑप्शन पढ़ते हैं, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन। अरे चाइना डिश का मतलब एक वो आपका वेसल टाइप होता है जो आपके लैब वगैरह मिलता है। अगर आप गए हो, आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो बहुत अच्छी बात। अब आप उसको पेट्रोल को डाल दोगे तो उड़ जाएगा, क्या होगा? वहां पे कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी ना बना, स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं। दूसरा, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर। भाई आपने सिलेंडर में गैस को प्रेशराइज करके भर दिया तो क्या हुआ? कोई रिएक्शन थोड़ी ना हुई, आपने सिर्फ भरा है। नेक्स्ट, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, मतलब आपने एयर को लिक्विफाई कर लिया, मतलब गैस को किस फॉर्म में ले गए? लिक्विड फॉर्म में। स्टेट चेंज हुई है, स्टेट चेंज को हम थोड़ी ना बोल देंगे कि यहाँ पे हमारी रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। कॉपर को आग अगर ऑक्सीजन के साथ में क्या करोगे? हीट करोगे तो रिएक्शन होगी, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। हाँ या ना? तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है।
ठीक है, तो डी पे टिक करो और आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, आप लोग भी साथ के साथ करते रहना बच्चों, ये सॉल्यूशन देखना है, लेकिन दिमाग में सवाल आते से ही एक आंसर जरूर आ जाना चाहिए। उसके बाद में चेक करना कि मेरा सवाल का जवाब सही है क्या, क्योंकि हर सवाल का जवाब सही होना चाहिए। अब हमारा बोर्ड जो है बहुत पास में आ चुका है। नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है कौन से सब्सटेंस के साथ में बनता है, 4 ऑप्शन दिए हैं। याद करो पुराने जमाने की बात, बचपन में हमने पढ़ा था कि स्लेट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब क्लोरीन गैस पास होती है तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनता है। तो किससे पास कर रहे हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। आंसर ढूंढो, ये रहा, बस टिक करो, आगे बढ़ो बच्चों। सिंपल सिंपल सवाल। नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। मतलब आपसे पूछा गया है कि वेल्डिंग करते ना, तुम गए होंगे वहां पे बचपन में, जब हम छोटे थे तो लोहे में हमारा साइकिल जो होती थी वहां पे कभी स्टैंड टूट जाता था, कभी पीछे बैठने वाली जगह टूट जाती थी, तो हम क्या कराते थे, वेल्डिंग कराते थे। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो वेल्डिंग करता है तो वहां पे हीट बहुत भयंकर निकलती है, उस वजह से वो वेल्डिंग कर पाते। तो पूछ रहे कि इसमें से कौन सी जो गैस है उसको आप वेल्डिंग में काम में लेते हो। ऑल ऑफ दिस ना, इथाइन, इथेन या फिर इथीन, इनमें से पूछा गया है। देखो बच्चों, इसका आंसर होगा इथाइन। इथाइन जो हमारी जो गैस होती है, जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, बहुत भयंकर हीट प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे वेल्डिंग को करने में काम में आता है। इथेन और इथीन ऑल्दो मैं यूज कर सकता हूं, बट करूंगा नहीं, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो वेल्डिंग करने लायक नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या बनता है इसका हमारा, इथाइन। नेक्स्ट पूछा गया है, एक मेटल है जिसको हीट किया गया डाइल्यूट H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट फॉर्म में है, मतलब पानी मिलाया हुआ है, तो गैस इवोल्व होती है जैसा कि मेथड में बताया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आप मान के सकते हैं कि यहां से मान लो कोई मेटल निकल रहा है और यहाँ पे आपके कुछ एसिड कैप्ट किया हुआ है, तो ये जो गैस निकल रही है कौन सी गैस है बच्चों, बता दीजिए। अरे ये तो वापस से बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, सब जानते हैं कि सर मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। सॉल्ट बनता है, साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मान लो अगर मैं Zn यूज करता हूं HCl के साथ, तो ZnCl2 सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देख लो भैया कहां है ऑप्शन ए, H2 गैस, यही ऑप्शन है सही आंसर, बाकी के सब गलत गलत गलत। बहुत सिंपल MCQ है, बहुत आसान पूछे गए हैं, इतनी देर लगनी ही नहीं चाहिए इनमें। नेक्स्ट, बिफोर कीपिंग एनी ईटेबल्स इन द जार में कुछ खाने लायक पदार्थ रखने से पहले रिया नाम की लड़की एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बोतल में रखती थी, क्यों। रिया नाम की लड़की जार में कुछ खाने की चीज रखने से पहले CaCl2 रखती थी, क्यों। क्या है इसका आंसर, यस सर इसलिए क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड उसके पास में था इसलिए रखती थी। नहीं, तो क्या है उसका आंसर, कैल्शियम क्लोराइड वो क्यों रखती है। बच्चों याद रखो, कैल्शियम क्लोराइड जो है इसके पास में एक प्रॉपर्टी होती है और वो ये होती है, एनाइड्रस है मतलब सूखा है, ये आसपास के वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे तुम बचपन में छोटे हो या फिर अभी भी छोटे ही हो, तुम तो कहां बड़े हो गए, तुम अच्छी आदतें कम बुरी आदतें फट से एब्जॉर्ब कर लेते हो, आया ना। तो इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बस देख लो आंसर कौन सा है, ऑल ऑफ दिस टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर, हाँ ये है। जर्म्स को मारता है क्या, नहीं। बोतल को साफ करने के लिए नहीं, रिया नाम की लड़की कैल्शियम क्लोराइड खर्च करके बोतल तो नहीं साफ करेगी, वो ऐसे ही साफ कर लेगी जाग वाग लगा के, ठीक है। तो आंसर क्या है, टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है। सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल आ जाओ। आ गया, Which of the following is the correct representation of the electron dot structure of nitrogen? नाइट्रोजन N2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब लेविस स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जहां पे हमको क्या करना है, नाइट्रोजन की बॉन्ड बनानी है, एन एटम को एन एटम से जोड़ना है, ठीक है। देखो मैं यहां बना के बता देता हूं, नाइट्रोजन, मुझे पता है नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन बनाने, 1 2
3 4 5, एक और नाइट्रोजन है उसके भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के पास को कितने चाहिए, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 5 तो उसके पास थे, 3 की अगर और व्यवस्था हो गई तो उसका क्या होगा, उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 खुद के और 3 इस नाइट्रोजन के अंडर में रख लिए तो हो गए 8। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, 5 तो खुद के 30 उसके ले लेगा, क्योंकि 3 उसको दिए तो 3 लेगा भी सही। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखो 3 इधर है और 3 इधर है, तो देखो इधर देखो 1 2 3 और 4 7, गलत, काउंट करते चलो 8 कहां पे हो रहे हैं, 2 2 4 और 3 7, गलत, बहुत गलत है भाई, इतना गलत कैसे हो सकता है, 2 और 3 6 8, ये हो सकता है और ये भी गलत। तो थर्ड आंसर इसका आएगा। यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बन रही है, ट्रिपल बॉन्ड। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो ये कौन सी बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन वाला सवाल आ गया भाई। 7 एमसीक्यू जो थे अपन ने कर लिए, सारे के सारे 7 के 7 एमसीक्यू जो है बहुत आसान थे। अगर आपने कायदे से बिल्कुल ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ाई की है तो 7 एमसीक्यू फटाफट से बाय का खेलता, ठीक है। असर्शन और रीजन पे आते हैं। असर्शन रीजन में क्या होगा, आपको एक असर्शन दिया जाता है, एक कथन दिया जाता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसका एक रीजन दिया जाता है कि क्या ये रीजन जो है उस स्टेटमेंट के लिए सही है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन का मतलब ऐसे होंगे कि एक ए सही है, एक में आर सही है, एक में बोलते हैं असर्शन सही है, रीजन सही है, ऐसे पढ़ के आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले अपन असर्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को अगर डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, H2SO4 में आप क्या जोड़ोगे, पानी जोड़ने वाले हो ना, पानी डालोगे आप, तो इसको डाइल्यूट करने का मतलब ये होता है। तो एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। बच्चों ध्यान रखना, डाइल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो आप एक कंटेनर में वाटर लेते हैं और एसिड डालते हैं ड्रॉप वाइज और स्टीरिंग भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं लिया कि एक बोतल ली, खूब सारा एसिड ले लिया और उसमें पानी भपोड़ दिया। अगर ऐसा करोगे तो रिएक्शन बहुत भयंकर होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एसिड उछल सकता है, तुम्हारा सुंदर सुंदर जो चेहरा है जिसको देखकर तुम्हारे चेहरे पे या फिर दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आती है वो जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा हमको डाइल्यूशन करते वक्त क्या करना है, एसिड को ऐड करना है किसमें, वाटर में, वो भी धीरे धीरे से। गाना सुना हुआ, धीरे धीरे मेरी जिंदगी, वैसे ही करना, एसिड को धीरे धीरे पानी में ऐड करना है। तो ये तो सही है भाई, ये तो तरीका सही है। रीजन क्या बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, देखो अगर आप किसी भी बॉडी को टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं, तो उसको कुछ हीट देनी होगी, तो उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। और हाँ, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज्यादा होती है, इस वजह से ये जो काम हम करते हैं, इसका मतलब असर्शन तो सही है। क्या आप डाइल्यूशन करते वक्त एसिड को पानी में डालेंगे, और दूसरा पानी में हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो हम इस कार्यक्रम को करते हैं। अगर कम होती तो दिक्कत हो सकती, ठीक है। तो असर्शन सही है और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर आर द राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए, असर्शन रीजन एक ही आता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 का होगा ये। तो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। हम बच्चा जानता है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होती है बिटवीन दी 2 कार्बन एटम, ठीक है। एंड शो एडिशन रिएक्शन, हाँ। Give the test to distinguish from ethane to ethene. Okay. उसने बोला कि अनसेचुरेटेड कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है, सैचुरेटेड वो होते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड होती है। उसने आपसे कहा है कि 2 ट्यूब है आपके पास, मान लो एक में इथेन है एक में इथीन है, आपको पता करना है। कैसे पता करें कि किसमें इथीन है किसमें इथीन है, मतलब कि गजनी नाम का एक वैज्ञानिक आया, उसने चेक तो कर लिया कि इसमें इथीन था और इसमें इथीन था, अगले रात आया और वो भूल गया, पता कैसे करें।
तो हमको पता करने के लिए याद करो, हमारे पास में एक टेस्ट था जिसको हम बोलते थे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, करना क्या है, हमको पता है कि ये वाला जो टेस्ट है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं देते, वो नहीं देते, और अनसैचुरेटेड वाले जो हैं देते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा कैसे? आप क्या करो, जैसे मान लो मैं इथिल लेता हूं, इथेन C2H6, इसमें अगर मैं ब्रोमीन वाटर को ऐड करूंगा तो ब्रोमीन वाटर जो है इनिशियली रेडिश ब्राउन कलर का होता है, मतलब हल्का सा लाल टाइप का होता है। अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, आपका ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन का रेडिश ब्राउन ही रहेगा। तो आप समझ जाओ कि मेरे पास में वो सब्सटेंस क्या है, इथेन है। और अगर मैं इथीन में ऐड कराता हूं, C2H4 में मैं ब्रोमीन वाटर ऐड कराता हूं जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, तो रिएक्शन होगी, क्या होगी? रिएक्शन होगी, और C2H4Br2 बनेगा। मतलब कि देखो स्ट्रक्चर बनाता हूं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। स्टार्टिंग लेवल पे क्या होता है? डबल बॉन्ड होती है। स्टार्टिंग लेवल पे क्या होता है? डबल बॉन्ड होती है, इथीन होता है। लेकिन जब रिएक्शन होगी तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और ब्रोमीन जो है जाके जुड़ जाएगा एक एक जगह। ब्रोमीन एक यहां जुड़ गया और एक यहां जुड़ गया, ये तो लिखा है C2H4Br2 1,2 डायब्रोमो इथेन बन जाएगा। और यहां से जब रिएक्शन होगी तो ये पहले रेडिश ब्राउन था, अब हो जाएगा कलर लेस। तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया गजनी नाम का साइंटिस्ट ने किसमें इथेन रखा है और किसमें इथीन। ओके, वेरी इजी, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल। सवाल बोलता है कि हाइड्रोजन नाम का जो प्राणी है वो मेटल नहीं है, बट इट हैज बीन असाइंड अ प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, एक्सप्लेन। ओके, बहुत 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 अरे बहुत ही चुन्नू पुन्नू सवाल तो पूछा ही क्यों गया है भाई? ऐसा लग रहा है फ्री के नंबर देने के लिए पूछा गया है। पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन मेटल तो नहीं है भैया, फिर आपने उसकी रिएक्टिविटी सीरीज जो थी मेटल की उसमें डाल क्यों दिया इसको? यही पूछा गया। तो दो कारण लिख दो इसके। पहला तो उसको बोलो कि भाई वो मेटल नहीं है, बट वो मेटल की तरह ट्रीट करता है। मेटल क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन को देना, तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को देके H+ आयन बना लेता है। वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो उसको लूज कर देता है। और ये टेंडेंसी किसकी होती है? मेटल्स की। मेटल्स की ही तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो हाइड्रोजन ऐसे कर सकता है। तो भाई हमने क्या बोला? हमने उसको सीरीज में इसलिए डाला है कि वो मेटल है नहीं, बट बिहेव वैसे करता है, मतलब उसको दोनों कैटेगरी मान सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल। दूसरा कारण आप बोलोगे टू कंपेयर दी रिएक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए मेटल्स की हमने वो उसको भी डाला है। याद करो KNa Mg Al Zn Fe Pb और H, यहाँ पे H आता था हमारा हाइड्रोजन। और हमको पता है हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो हाई रिएक्टिव है और नीचे वाले जो है लेस रिएक्टिव है। तो हमारा एक ये स्टैंडर्ड भी है जो कि हम इसको कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो दो रीजन है, इस वजह से हमने इसको किसमें डाला है? रिएक्टिविटी सीरीज में। बहुत सवाल, बहुत आसान जवाब, बहुत आसान सवाल, बहुत सिंपल पेपर है भैया, ये बहुत सिंपल पेपर है यार, बहुत। मतलब मुझे लग रहा था कि आप लोग सॉल्यूशन देखने आओगे, मुझे लग नहीं रहा आप सॉल्यूशन देखने आओगे अगर आप पेपर मिला होगा, तो ये बहुत ही आसान सवाल आपसे इसमें पूछे गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन जो है इसमें आपके पास दो चॉइस है, ए और बी। इसका मतलब है आलू बड़ा रखा है और बटाटा वाला रखा नहीं, आलू बड़ा बटाटा वाला तो एक ही हो गया। आलू बड़ा रखा और ब्रेड पकौड़ा रखा है, या तो आलू बड़ा खा लो या ब्रेड पकौड़ा खा लो। ऐसा नहीं है कि दोनों छोड़ के भाग जाओ, खाना तो है। तो तुम्हारी इच्छा है आलू बड़ा खाओ या ब्रेड पकौड़ा खाओ, खाओ जरूर। और हम तो शुरू से ही खाने वाले व्यक्ति हैं, तो हम दोनों खाएंगे। चलो आ जाओ, क्या लिखा है? 2 ओर्स A एंड B, दो ओर है A एंड B, दोनों को लिया गया। ठीक है, अब ओर्स क्या होते हैं याद है ना?
और से सर हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें से हम हमारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली। ठीक है, मिनरल्स और में पता है, मिनरल्स तो ऐसे सब्सटेंस होते थे जिसमें से मेटल निकलता था, लेकिन वो मिनरल जिसमें से हम मेटल निकालने वाले हैं उसको हम और बोलते थे। तो क्या किया, दो और ली गई, ए एंड बी। ओके, ऑन हीटिंग, जब आप हीट करते हो तो ए आपको क्या देता है, CO2 गैस। ओके, और बी आपको क्या देता है, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या कर सकते हो आप मेटल को निकालने के लिए, बहुत आसान बच्चों, याद करो, हमको पता है जब CO2 गैस निकलती है ना, तो हमको पता है कि CO2 गैस कब निकलती थी, जब हम कैल्सिनेशन करते थे। जब हम ओर का कैल्सिनेशन करेंगे तो हमारा ओर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। आया ना। इसी तरीके से SO2 गैस कब निकलती थी, जब हम हमारे रोस्टिंग करते थे, रोस्ट किसकी, ओर को, तो क्या बनता था, ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन याद ये रखना है कि कैल्सिनेशन जो हम करते थे वो करते थे कार्बोनेट्स की ओर के लिए, ऐसी ओर्स जिसमें कार्बोनेट्स प्रेजेंट हो, CO3, है ना, और ऐसी ओर्स जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो उसका हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि दो और थी, आपको मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। तो देखो मैं एक ही मेटल का एग्जांपल लूंगा दोनों में। एग्जांपल मैंने लिया ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसका नाम है केलेमाइन, और का नाम है केलेमाइन। इससे आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये क्या ना, तो बोले CO2 गैस रिलीज होगी। हाँ, आप इसका जब कैल्सिनेशन करोगे तो आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी। अब आपसे पूछा गया कि आप इससे मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। सिंपल, मैं क्या करूंगा, मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा कार्बन के साथ। किसके साथ कराऊंगा, कार्बन। इसको मैं कैसे यूज करूंगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मुझे पता है रिड्यूसिंग एजेंट का काम है रिड्यूस करना, मतलब ऑक्सीजन को निकाल देना। तो ऑक्सीजन को निकाल देगा तो Zn प्लस CO या CO2 बोल सकते हो, एक ही बात है, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको हमारा मेटल मिल गया। कौन सा, जिंक। किसमें, केलेमाइन वाले में। अब पूछा है कि SO2 वाले में, तो SO2 वाले में भी कर सकते हैं। SO2 वाले में क्या होगा, मान लो ZnS जिंक ब्लेंड, सल्फर है, इसका आप रोस्टिंग करोगे तो जैसा कि बताया गया था जिंक ऑक्साइड मिलेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, आया ना। और इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, बस यही अंतर है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी और वापस से इसका रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दो और आपका मेटल मिल जाएगा। बधाई हो भाई, मेटल मिल गया है। ठीक है, तो यहां पे वापस से कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट डाल देना तो आपका जिंक ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की मदद से एग्जांपल। चलो बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। लिस्ट इन द टेबुलर फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब केमिकल रिएक्शन शो कर रहते हैं, उनके बिहाफ पे हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं वो भी हमको बताना है इस सवाल में। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या कुछ बच्चे लिखेंगे सर मेटल्स आर लस्टरस, कुछ लिखेंगे नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, कुछ लिखेंगे मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स है लो हाई मेल्टिंग लो मेल्टिंग। ये हम नहीं लिखना है, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हमको बोला गया केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिफरेंशिएट करो। तो याद करो, हम लिखते थे मेटल के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। मतलब पानी में डालोगे तो ये बेस बना लेंगे और ये एसिड बना लेंगे। ठीक है, दूसरा मेटल्स जो है वो एसिड के साथ में रिएक्शन कर कर क्या बनाते हैं, सोल्ट अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, विद एसिड। क्यों, देखो बच्चों तुम्हें पता है अगर मैं एसिड के साथ में रिएक्शन कराना चाह रहा हूं किसी नॉन मेटल की, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे H+ और Cl- में टूटेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज होगा। बट यहाँ पे नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं होती, और टेंडेंसी नहीं होती तो ये रिएक्शन
नहीं होगी। एक हमको और पता है कि मेटल्स जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, पानी के साथ में, और ऑक्साइड्स या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं, या कभी कभी ऑक्साइड बनाते हैं, कभी हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन नॉन मेटल्स ऐसी रिएक्शन शो नहीं करते। तो ये थी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस। चलो इसके अंदर एक पार्ट और था, और वो ये था कि गिव रीजन फॉर दी फॉलोइंग। आपको रीजन देना है कि मोस्ट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। बच्चा जानता है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि हमको पता है मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है करियर बनता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 with heated aluminium is used to join cracked machine parts। ओके, ऐसा करते हैं हम। तो आपको रिएक्शन लिख दो, Fe2O3, ये पूछा है ना, ये लिखो, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट करेगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में आपको मिल जाएगा आपकी Fe मेटल। बट यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। काफी हीट निकलती है, इस वजह से हमारा जो मेटल होता है वो हमको मोल्टन फॉर्म में मिलता है। मतलब किस फॉर्म में मिलता है? पिघली हुई स्टेट में। तो इस वजह से, इस रिएक्शन की वजह से मशीनरी पार्ट्स में, रेलवे के जो जॉइंट्स होते हैं जहां पे क्रैक्स पड़ जाता है, वहां पे ये रिएक्शन करा के मोल्टन फॉर्म में आयरन बना के वो उसको क्रैक करने में काम में लेते हैं, ज्वाइन करने में काम में लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, तो याद रखना। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस या फिर थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया मीथेन क्या होता है। अरे भैया मीथेन क्या है? मीथेन हमारा गैस है, फॉर्मूला क्या होता है? CH4। बच्चों वाला सवाल। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन ड्रॉट स्ट्रक्चर, कोई भी बना देगा। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड। ठीक है, तो आपको बोला गया मीथेन क्या है, ये तो मैंने बता दिया, CH4। इलेक्ट्रॉन ड्रॉट स्ट्रक्चर बताओ। तो याद रखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4। फॉर्मूला है CH4। ठीक है, हमको खुद दिख रहा है कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। देने वाले कौन? हाइड्रोजन, एक 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 एक। तो देखो कैसे बनेगा। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के सबके पास एक एक है, 1 1 1 और 1। अब हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया और स्टेबल हो गया। इसी तरीके से कार्बन जब सबको इलेक्ट्रॉन देगा तो वो सबसे लेगा भी सही। तो ये देखो, ये स्टेबल हो गया, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है आपका CH4 का। तो कौन सी बॉन्ड बन रही है यहाँ पे? कौन सी बॉन्ड बन रही है? पूछ रहा था ना वो, ये स्ट्रक्चर हो गया, और पूछ रहा था क्वेश्चन में कौन सी बॉन्ड बन रही है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देख दो क्वेश्चन में पूछे Why such compounds are called poor conductor of electricity? कोवलेंट कंपाउंड जो बनते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पुअर कंडक्टर क्यों बोला जाता है? बच्चा जानता है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, वहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? सब जानते हैं वापस से, कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा कम होता है आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में। इस वजह से एनर्जी जो रिक्वायर होगी तोड़ने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कम होगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसको देखो ऐसे लिखना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सच टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी लेसर बिकॉज देयर आर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कोवलेंट बॉन्ड्स, हेंस द MP एंड BP विल बी लो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, इंग्लिश तो आप लोगों को आती है, कंसेप्ट आपको पता होगा, तो सवाल का जवाब तो आप आराम से अपनी कहानी में लिख सकते हो। आप सबकी एक एक कहानी है, उसको बस बयां करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कंपाउंड बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन? अरे यार, मीथेन का कंबशन सिंपल सा, मीथेन CH4, इसका कंबशन कराओगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। बच्चा जानता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो आपको पता ही होगा यार कि बर्न होते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ में बर्न होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड कार्बन होंगे हमारे, वो जो होंगे हमारे किसके साथ बर्न होते हैं? येलो और सूटी फ्लेम के साथ में।
ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब इन कंपाउंड्स का अपने को नाम लिखना है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, 1 2 3 4 5, चलो लिख लेते हैं। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान आईयूपीएससी पूछी जाती है आपसे बोर्ड में, क्योंकि आपको इतना मुश्किल नहीं पूछा जाता। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन और OH लगा है। फंक्शनल ग्रुप OH, इसका मतलब हमारे को पता है सफिक्स फंक्शनल ग्रुप OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो क्या आएगा आपके लास्ट में सफिक्स आएगा ओल, तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनोल। 3 कार्बन है तो प्रोपेनोल, क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनोल। नेक्स्ट, ये भी इसी की तरह है, देखो ये भी इसी की तरह है, ये सेम डायग्राम है, एक ही हो गया। इसको देखते हैं, COH भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो ये क्या हो गया, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट, Cl जुड़ा हुआ है और 3 कार्बन वापस से, तो कैसे नाम देते हैं इसका, हमको पता ही है, इसको हम 1 मान लेते हैं, 2 3, तो क्या बोल देंगे इसको, 3 क्लोरोप्रोपेन। सारे आसान आसान पूछे गए। और उसके बाद में ये क्या, देखो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन, आयन सफिक्स आएगा। 3 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं प्रोप, और यहाँ पे क्योंकि आयन आएगा तो प्रोप आयन, या फिर प्रोप 1 आयन, या फिर प्रोप आयन। और लास्ट वाला जो है ये कीटोन है, तो 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटेन 2 ओन बोल दो या फिर ब्यूटेन ओन बोल दो, तुम्हारे लिए भी ठीक है। ये इसके नाम है, बहुत आसान आसान नाम पूछे गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आप यही करो और मस्त रहो, क्यों फालतू में बुक कॉम्प्लिकेट करना है। ये आपका बच्चों केस बेस्ड वाला सवाल है। केस बेस्ड सवाल दिया गया कि रीड द टेक्स्ट केयरफुली और आंसर द क्वेश्चन, मतलब ये जो टेक्स्ट, इतनी बड़ी जो कहानी लिखी है रामायण, इसको ध्यान से पढ़ना, फिर उसमें पूछेंगे कि भैया कहानी के जो था क्या था आपका कहानी, तो क्या है कहानी। एसिडिक बीवर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द they produce hydrogen in the presence of water. Water is a polar solvent and this property of water help in weakening the bond between the ions and make them soluble, hence addend basic ये देखो बहुत बड़ी कहानी लिखी है, आसान शब्दों में बता देता हूं तुमको। वो यही है कि एसिड जो है H+ आयन देता है पानी में डालने के बाद में, और बेसिस OH- आयन देते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व होते हैं, ऐसा वैसा कुछ लिखा गया। डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन, विच एसिड्स आर प्रेजेंट इन द बी स्टिंग। बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आपको पता होगा कि वो केस जो दिया है वो इससे टोटली अलग है, इस पे आप जाओ ही मत, ठीक है। केस बेस बिल्कुल अलग दिया है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बी स्टिंग, मधुमक्खी, वो मक्खी जो काटती है, तो ये तो हम सबको पता है, मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो काटती है तो अपने, तभी तो अपने क्या होता है, जलन मचने लगती है, फिर वहां पे अपन न्यूट्रलाइज करते हैं उसको ना। और न्यूट्रलाइज पहले के जमाने में कैसे करते थे, चाकू से, क्योंकि चाकू, वो भी बोलते थे कि चाकू लाओ तो वो लाओ जंग खाया वाला चाकू, क्योंकि जंग खाया वाला चाकू में क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड होता है जो कि बेस होता है, तो बेस प्लस एसिड ऐसे करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट, इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 8, किसी सब्सटेंस का पीएच कितना है, 8 है, तो उसका H+ आयन की कंसेंट्रेशन बताओ। देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होता था, पीएच इज -log ऑफ H+ कंसेंट्रेशन। अब इसने हमसे H+ कंसेंट्रेशन पूछा है, तो बच्चों एक रिलेशनशिप तुम्हें ये तो याद होगा ही सही, न्यूमेरिकल अपने आते ही नहीं है, फिर भी अगर आ जाए तो एक रिलेशनशिप और याद करना, H+ आयन कंसेंट्रेशन निकालना है पीएच से, तो 10 माइनस पीएच, 10 की पावर माइनस में पीएच, बस ये पीएच की वैल्यू रख दो तो आपके पास H+ की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। तो पीएच कितनी दी गई है, 8, तो 10⁻⁻8 विल बी दी H+ कंसेंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये रिलेशनशिप याद रखना, फालतू अब कहां से आया क्यों नहीं आया वो जाने दो, अभी सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू आर गिवन वाटर, आपको पानी दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, और कौन दिया है, एसिडिक एसिड दिया है, ये इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो बताओ कि एसिडिक ऑर्डर जो है किसका इंक्रीज होता होगा। अरे यार बहुत सिंपल, वाटर क्या है हमारा, वाटर तो न्यूट्रल है, वाटर तो क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल हो गया। एसिडिक एसिड क्या होता है, एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है, ठीक है, तो उसके बाद एसिडिक एसिड लिख दो, CH3COOH, ठीक है। और HCl तो बच्चा बच्चा जानता है क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये इसका एसिडिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये था ये सवाल, तो बच्चों ये था हमारा इस पेपर का सॉल्यूशन। इसमें जितने भी सवाल थे आपके केमिस्ट्री के, फाइनली हमने वो डिस्कस कर लिए हैं, और इसमें से कोई भी ऐसा कोई खास सवाल था नहीं जो आपसे नहीं बने। अगर आपने चारों चैप्टर ईमानदारी से पढ़े हैं तो बिल्कुल आप आराम से इन सवालों को कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के,
ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर आपको हमारा चैनल पे दिया गया कंटेंट बिल्कुल पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन किसी और नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।